हेलो एवरीवन, क्लास 9th। डियर स्टूडेंट, प्रेमचंद के फटे जूते अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। आज इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। लेखक ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं के बारे में पता चलता है। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग को पढ़कर, ये एक व्यंग्यात्मक लेख है, व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। कौन कौन सी पॉइंट्स में इसको कर लेना, पॉइंट लिख के फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेन। संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली मुसीबतों को ठोकर मारकर पीछे हटाया, इधर उधर के रास्ते नहीं ढूंढे, समझौते नहीं किए। अर्थात संघर्षशील लेखक जो प्रेमचंद थे वो संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। ये नहीं कि परिस्थितियों से पलायन कर लिया, अपने लिए दूसरे रास्ते बना लिए, नहीं, पर कठिन मार्गों को भी ठोकर मारकर वहाँ से गुजरे, अर्थात संघर्ष करके अपने जीवन को अच्छा बनाया। तो एक पॉइंट क्या हो गया, संघर्षशील लेखक। उसका दूसरा पॉइंट लिखिए, अपराजित व्यक्तित्व। अपराजित, प्रेमचंद का व्यक्तित्व जो था वो अपराजित था। उन्होंने बेटा कभी भी कष्ट सहकर भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी थी। यदि वे मनपसंद परिवर्तन नहीं कर पाए, वो जैसा चाहते थे वैसा परिवर्तन न कर पाए, तो कम से कम कमजोरियों पर हंसकर व्यंग तो किया। उन्होंने निराश परेशान जीने की अपेक्षा मुस्कान बनाए रखी। उनकी आंखों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। प्रेमचंद के व्यक्तित्व का देखो क्या बताया है कि कभी भी उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी। ठीक है, उन्होंने निराशा परेशानी जीने की अपेक्षा हमेशा अपने चेहरे पर, कितनी भी कठिन कठिन परिस्थितियां आई उनके जीवन में, संघर्ष करते रहे, लेकिन जीवन से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपराजित व्यक्तित्व था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कष्ट में जीवन। प्रेमचंद का जो जीवन था, उन्होंने जीवन भर आर्थिक संकट उठाए। प्रेमचंद ने अपने जीवन में जीवन भर आर्थिक कष्ट उठाए, कभी गरीबी को खुशी खुशी स्वीकार किया। ठीक है, वे बहुत सीधे साधे कपड़े पहनते थे, सादगीपूर्ण जीवन था, उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। ठीक है, कष्ट में जीवन। नेक्स्ट पॉइंट, सादगी। प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे। लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने में भी अपनी सादगी बनाए रखी। देखिए, प्रेमचंद के व्यक्तित्व के कितने गुण बताए। संघर्षशील लेखक, अपराजित व्यक्तित्व, कष्ट में जीवन रहा इनका, और सादगी भरा जीवन, मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने अपने नेम धर्म को, अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। तो ये कौन कौन से उनके व्यक्तित्व के पहलू सामने उभर कर आए हैं? संघर्षशील लेखक, अपराजित व्यक्तित्व, कष्ट में जीवन, ठीक है, सादगी, मर्यादित जीवन। हो गया क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। जो सही है उसके आगे सही और जो रोंग है वो रोंग। देखिए, बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है
जिससे उंगली बाहर निकल आई है। क्रॉस कर दो इसको। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गलत बात है। नेक्स्ट, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले सेकंड पॉइंट है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, इसमें फोटो में खुशबू आ जाए। सही बात है कि लोग वर्तमान समय में इतना दिखावा करते हैं कि फ़ोटो खिंचाते समय भी इत्र लगा लेते हैं कि जिससे फ़ोटो में खुशबू आए। कहने का तात्पर्य है लोगों की दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। रॉन्ग। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, ये भी रॉन्ग। तो इसमें राइट क्या कौन सा आंसर है? लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती हैं। इसमें क्या व्यंग छिपा है? देखिए, हमारे जीवन में बेटा ये विडंबना है कि जिसका स्थान पैर में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। और जिसका स्थान श्रेष्ठ है वो सिर पर बिठाने योग्य है उसे कम सम्मान मिलता है। आजकल तो जूतों का अर्थात धूर्त लोगों का, धनवानों का मान सम्मान और अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 25 गुणी लोग न्योछावर हो जाते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। तो देखिए, इस पंक्तियों में लेखक हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया है उन धनवान लोगों पर। ठीक है, कि धनवान लोगों पर व्यंग किया कि गुणवान लोगों की वैल्यू नहीं होती बल्कि धूर्त और पैसे वाले लोगों को महत्व दिया जाता है। दोबारा देखिए, तो हमारे जीवन में बेटा क्या होता है, अक्सर क्या देखा जाता है, जिसका स्थान पैर में है अर्थात जूते को हम पैर में नीचे पहनते हैं उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, और जिसका स्थान श्रेष्ठ हो, जो सिर पर बिठाने योग्य हो, उसे कम सम्मान मिलता है। कहने का मतलब है जिसके अंदर गुण है, जो अच्छा व्यक्ति है, वर्तमान समय में लोग उसकी वैल्यू नहीं बल्कि पैसे की, दिखावे की इसकी वैल्यू करता है। नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाओ छिपाओ को महत्व नहीं दिया। उन्होंने असलियत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। होना भी यही चाहिए, हमें वास्तविकता बतानी चाहिए, हमें रियल में जो कुछ है उसे ज्यों का त्यों बताना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। वे इसी में संतुष्ट थे। उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं है, वे अंदर बाहर से एक हैं। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी भिन्न भिन्न अवसरों के लिए अलग अलग नहीं था। ठीक है। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने दुखों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का नाटक करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, उसी को हम महान मानते हैं। देखिए, लेखक क्या बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी जो थे वो उन्होंने पर्दे के महत्व को नहीं जानते थे, अर्थात जो वास्तविक जीवन उनका जैसा था ज्यों के त्यों ही उन्होंने, देखिए फ़ोटो में उनका जूता फटा हुआ है तो फटे जूते में ही उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया। उन्हें कोई दिखावा नहीं, उन्हें कोई लुकाव छिपाव उनके मन में नहीं, जो जैसे थे वो वैसे ही रहते थे और उसी में वो संतुष्ट रहते थे। लेखक क्या कह रहे हैं, लेकिन अब अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम लोग पर्दे का महत्व जानते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं, व्यक्ति अपने दुखों को छुपाकर सोचते हैं
अपने दुखों को छिपाकर व्यक्ति सोचता है स्वयं को महान सिद्ध करता है और वो सोचता है कि मैं महान हूँ। तो यही इस पर व्यंग किया गया है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। देखिए इसमें लेखक ने क्या व्यंग किया है। लेखक हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पाँव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूतों की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, लेखक क्या बता रहे हैं कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक हरिशंकर प्रसाई जी ने इसमें बताया है प्रेमचंद के लिए कि प्रेमचंद जिसे घृणित, जिसे बेकार, जिसमें कमियां उनको नज़र आती हैं तो वो उनके लिए हाथ की उंगली के इशारे के बजाय पैर की उंगली का इशारा करते हैं, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखते हैं, अपने जूतों की नोक पर रखते हैं। क्लियर हो गए 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। देखिए लेखक लेकिन अगले ही पल वह विचार करता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, पाठ में क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जब तक हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझेंगे आप प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। ठीक है, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह रही होगी। देखिए जब लेखक ने देखा कि प्रेमचंद ने फ़ोटो खिंचाने में जो अपनी ड्रेस पहनी हुई है, जो जूते पहने हुए हैं, जूता आगे से फटा हुआ है और उंगली भी जूते से बाहर निकल रही है। लेखक ने यह टिप्पणी सामान्य रूप से संसार के व्यवहार को देखकर ही की थी। अधिकतर लोग अपने घर में पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है। अतः प्रेमचंद जी के रोज़ पहनने के वस्त्र तो और भी दयनीय होंगे, लेकिन प्रेमचंद को सादा जीवन शैली का ध्यान आने पर लेखक के विचार बदल गए होंगे। देखिए पहले लेखक ने ये सोचा कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो डेली की कैसे होगी। पहले तो लेखक ने सोचा जो फ़ोटो खिंचाने में इन्होंने ऐसे कपड़े और ऐसे जूते पहन रखे हैं, जो जूता फटा हुआ है, उंगली बाहर निकल रही है, तो फिर लेखक ने सोचा तो जाने डेली के कपड़े तो इनके कितने ही बेकार होंगे इनकी। लेकिन कुछ ही पल बाद लेखक ने अपने विचार को बदला। क्यों? लेखक को ध्यान आया कि ये सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है। नहीं तो लेखक के मन में क्या विचार आया कि ये सादा जीवन शैली को ध्यान में आने पर लेखक ने अपने विचार को बदल दिया। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल सहज बने रहे, उन्होंने कभी बनावटी जीवन नहीं जिया। हमेशा जो उनका जीवन था वो सादगी से भरा हुआ था। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, बनावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी को बदल दिया होगा लेखक ने। आया समझ? दोबारा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। पहले लेखक के मन में ये प्रेमचंद के चित्र को देखकर लेखक के मन में पहले ये बात जरूर आई
कि जब जिस व्यक्ति की फ़ोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो पता नहीं डेली के तो इसके वस्त्र कैसे होंगे। लेकिन अगले ही पल लेखक के दिमाग में आया नहीं, उनके सादा जीवन शैली के बारे में लेखक को ध्यान आया कि वो उनके अंदर बनावटीपन बिल्कुल नहीं था, दिखावा बिल्कुल नहीं था, वो जैसे थे वैसे ही रहते थे। इसलिए लेखक ने अपने विचार बदल लिए। ठीक है, समझ आया बेटा? 4th क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? देखिए, इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। लेखक के व्यक्तित्व की कौन सी बात हमें अच्छी लगती है? देखिए, इस व्यंग में लेखक की कौन सी बातें आपको आकर्षित करती हैं कि फर्स्ट, लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता है। वह बूंद में सागर ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे बीज में से अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे का, फिर तने का और अंत में फल फूल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार लेखक भी, लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। उसी प्रकार लेखक भी निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है और वो बात खुलते 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 प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात निकालने की यह व्यंग शैली लेखक की बहुत आकर्षक बन पड़ती है। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ लेखक की जगह जल्दबाजी में प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में लिख देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में आता है तो सीरियस केयरफुल होकर क्वेश्चन को पढ़िए और समझो कि पूछा क्या गया है। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की, तो एक तो लेखक की व्यंग्यात्मक शैली बहुत अच्छी लगी, दूसरा लेखक स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पर पहुंच रहा है, मतलब एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे एक बूंद में लेखक सागर ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे बीज में से सबसे पहले अंकुर आता है, फिर पत्ते, फिर पौधे, तने, अंत में फल फूल का विकास होता है। उसी प्रकार लेखक भी निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से स्टार्ट होकर उन खुलते खुलते बात उनके व्यक्तित्व तक पहुंच जाती है। तो लेखक की जो व्यंग्य शैली है वो हमें बहुत अधिक प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया है? देखिए, पाठ में है ना, प्रेमचंद टीलों पर ठोकर मार कर चलते होंगे, तो क्यों इस बात को कहा गया है? देखिए, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में किया गया है? देखिए, टीला किसे कहते हैं? टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। टीला यहाँ पे रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयाँ, कुरीतियाँ और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को रोक देते हैं। इस पाठ में टीले शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता और बुराई के लिए हुआ है। ठीक है, दोबारा देखिए बेटा, टीले से तात्पर्य है यहाँ पर टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे पानी को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयाँ कुरीतियाँ व्यक्ति की भ्रष्ट जीवन को सहज गति को रोक देती हैं। इस पाठ में टीले शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। ठीक है बेटा, ये 6 क्वेश्चन आपको समझा दिए, समझ आए? कोई डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। और जो भी वर्क आपको कराया जाता है उसे होमवर्क नोटबुक में आपको डेली का वर्क डेली करना है। और जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसके लेखक परिचय, शब्दार्थ,
ये सब आपको डेली कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप कर लिया करो। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया चैप्टर। थैंक यू।